Hello students, in this lecture series on laws of motion, we have few videos on theory as per NCERT, then we have few videos on numerical for JEE Mains and NEET, and finally we have few videos on numerical for JEE Advanced. So please note that in this lecture series, we are not covering dynamics of circular motion, and this will be discussed separately later on. So, sorry. Okay, let's come here. Today we will do constrained motions, and let us understand what is constrained motions. When the motion of bodies in a system is constrained because of pulleys, strings, wedges or other factors, we use geometry to develop additional equations. So अब हम कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर कि एक कंस्ट्रेंट है. कंस्ट्रेंट का एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी जो फिगर सामने हमें नजर आ रही है उसी से मैं बता देता हूँ. उसके बाद तरह तरह की कंस्ट्रेंट की हम बात करेंगे. जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एक कंस्ट्रेंट है इन दोनों मासेस के बीच में. अगर ये मास 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो ये वाला मास कितना आगे जाएगा. अगर ये 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो ये 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा. अब ये हमने कैसे निकाला, अभी मैं इस बात पे नहीं आ रहा. अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन होगा. अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन उसका डबल होगा. तो इसका मतलब अभी इसको हम नहीं बात करेंगे कि डबल क्यों होगा. अगर इसका a है तो इसका 2a क्यों होगा, अभी हम ये बात नहीं कर रहे. ये हम बाद में समझेंगे इसको. अभी मैं सिर्फ इतना समझ लें कि इन दो मासेस के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों के एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन है. तो ये एक एडिशनल इक्वेशन बनेगी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो आइए अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप हमें ये सब बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी. तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट होंगे. तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 27. इसके अंदर ये फिगर है जो आपको सामने नजर आ रहा है. इसमें दो मासेस हैं, स्मॉल m, दो ब्लॉक्स हैं. एक का मास है स्मॉल m और दूसरे का मास है कैपिटल M. जब हम इस कैपिटल M को पुल करेंगे विद द फोर्स ऑफ F, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा. Now there can be many ways by which such problems can be solved. तो जो आसान तरीका है वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो एक नॉर्मल मेथड है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इस नॉर्मल मेथड को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी. बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलस एक मैथ्स का टॉपिक है जो आपको कुछ बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए. सो मैं थोड़ा कैलकुलस को यूज करके ही समझाऊंगा इसको. तो कोई बात नहीं, अगर आपको कैलकुलस नहीं भी आती है तो डोंट वरी. अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू टेल यू द रिजल्ट, और उस रिजल्ट को अगर हम याद रख लेंगे तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफी आसान रहेगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड. इसमें हम एक चीज को यूज करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा. Even though this mass is moving towards right, so pulley will also be moving towards right. As a result, this block will also be moving towards right, but the total length of the string will always remain the same. अब हमने इस डिस्टेंस को, इस ब्लॉक के डिस्टेंस को इस पॉइंट से x1 माना और इस पुली के डिस्टेंस को x2 माना. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इतने इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, इसकी हो गई x2 माइनस x1, जो हमने यहाँ पे लिखा. लेट मी सी, यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1. और जो ये वाली लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी है, x2, हमने यहाँ पे लिखा. एंड दिस टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हम ये जो कर्व पोर्शन है उसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पुली बहुत छोटी है. सो द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, फ्रॉम हियर वी गेट 2x2 minus x1, दैट इज द टोटल लेंथ. अब हम इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. जब x2 को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पुली का हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और वही एक्सेलरेशन इस मास का. तो दो बार डिफरेंशिएट करने से हमें इसका एक्सेलरेशन मिलेगा. हमने जो ये छोटा वाला मास है इसका एक्सेलरेशन को एज्यूम करते हैं. लेट अस एज्यूम कि इस वाले का एक्सेलरेशन है स्मॉल a और इस वाले का एक्सेलरेशन है कैपिटल A. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
इसका एक्सेलरेशन है स्मॉल ए और इसका एक्सेलरेशन है कैपिटल ए। तो जब हमने इस इक्वेशन में x2 को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला इस पुली का एक्सेलरेशन, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है कैपिटल ए। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा 2 ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए माइनस, अब हम x1 को भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब x1 को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, जिस जो है स्मॉल ए, उसको हम स्मॉल ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब हमें इस इक्वेशन में लेंथ को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार, और लेंथ क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 होगा और सेकंड डिफरेंशियल भी 0 होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 2a माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 0 और स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये हमारा कंस्ट्रेंट है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। दैट मींस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। If the acceleration of one of the blocks is known, then using the relation we can find out the acceleration of both the blocks. So now let us see how do we find the accelerations. हम इन तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, स्मॉल m का, कैपिटल M का और इस पुली का। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T और इसके अंदर है T डैश। तो इस पुली के ऊपर फोर्स लगेगा T and T टुवर्ड्स लेफ्ट and T dash towards right। जो छोटा वाला m है उसके ऊपर फोर्स लगेगा स्मॉल mg, नॉर्मल टेंशन टुवर्ड्स राइट, और एक्सेलरेशन इसका कितना है स्मॉल a, which we have seen is equal to 2a, 2 ट्वाइस ऑफ कैपिटल a, हमने ट्वाइस ऑफ कैपिटल a लिखा, और जो कैपिटल m है इसके एफबीडी में कैपिटल mg नॉर्मल, इस पे टुवर्ड्स राइट लगेगा f और टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा T डैश, एंड एक्सेलरेशन इज कैपिटल A टुवर्ड्स राइट। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसमें इक्वेशन मिलेगी m इंटू 2a, m इंटू 2a इज t, सो m इंटू 2a इज t। यहाँ इक्वेशन मिलेगी कैपिटल M इंटू कैपिटल A इज f माइनस t डैश, सो कैपिटल M इंटू कैपिटल A इज f माइनस t डैश, और इसकी जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी t डैश माइनस 2t इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। बट क्योंकि हम यहाँ पे पुलिस को फ्रिक्शनलेस कहते हैं, सॉरी क्योंकि हम यहाँ पे पुलिस को मासलेस कहते हैं, तो इसका मास 0 है, 0 लेंगे तो ma इसका 0 होगा, दैट मीन्स द नेट फोर्स मस्ट बी 0। तो उसके हिसाब से जो t डैश है टुवर्ड्स राइट दैट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो t डैश इज इक्वल टू 2t। आई रिपीट दिस पॉइंट, इसके अंदर जो हमें बेसिक इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें बेसिक इक्वेशन मिलेगी t डैश माइनस 2t must be equal to mass of the pulley, इसको मैं अभी m डैश ले लेता हूँ, चलिए, mass of the pulley into acceleration of the pulley which is capital A। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, लेकिन क्योंकि पुली का मास 0 है सो m डैश इज 0, सो दिस टर्म इज 0, तो उससे हमें मिल जाता है t डैश इज इक्वल टू 2t, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स क्या क्या है, एक है t, एक है t डैश और एक है a। इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, हमारा कैपिटल A आ जाएगा f अपॉन दिस, और स्मॉल a क्योंकि ट्वाइस ऑफ कैपिटल A है वो इतना आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इन इक्वेशन को यूज करके हमने कैसे निकाला। तो ऊपर वाली इक्वेशन से t की वैल्यू है 2ma, तो इस t डैश की जगह हम लिख देंगे आई एम सॉरी, ये जो t है वो है 2ma, तो इस t की जगह हम लिख देंगे 2ma, ये हो गया t2 इधर आ गया, और ये t की जगह m इंटू 2a लिख दिया हमने, और t डैश ऊपर वाली इक्वेशन से t डैश आ जाएगा f माइनस ma, t डैश की जगह लिखा f माइनस ma, तो इस ma को इधर ले जाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा, हमें मिलेगा कैपिटल M प्लस 4 टाइम्स स्मॉल m, दैट विल बी इक्वल टू f। तो कैपिटल A के लिए हम कैपिटल M प्लस 4m से f को डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया कैपिटल A, और स्मॉल a जो है वो इसका डबल है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, तो उससे ये आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट सम इम्पोर्टेंट टिप्स। अभी हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, और
देखेंगे कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लेट अस लुक एट सम इम्पोर्टेंट टिप्स। मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ। नाउ लेट्स लुक हियर। ये हम कह रहे हैं आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस वी शुड बी एबल टू डेवलप एडिशनल इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन डायरेक्टली एज गिवन बिलो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? In the above illustration, we could have directly taken the tension in the string connected to the mass mst and connected to the mass capital M2t. अब प्रैक्टिस के बाद हम डायरेक्टली देखेंगे कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन t है तो इसमें होगा 2t, वो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे आगे से। पहली ये बात हो गई कि इसमें टेंशन कनेक्टेड टू कैपिटल M डबल होगा। Second point, in the above illustration, we could have directly taken the acceleration of capital MSA and of small ms2a. हम directly लिख सकते थे, but let us look at the third point straight away. Consider two block system connected to each other through various massless and frictionless pulleys. दो blocks हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में भी दो blocks हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये आपस में कनेक्टेड हैं, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं, बीच में बहुत सारी पुली भी हो सकती हैं। So consider a two-block system connected to each other through various massless and frictionless pulleys. If the tension in string connected to first block is n times, हम ये कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर जो टेंशन है वो इसके टेंशन से n times है, इस this block is connected to a string, अगर वो string के अंदर tension and this block is also connected to a string और इस string का tension, अगर इस string का tension is n times the string tension in this string, सो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इसका मतलब इस वाले का एक्सेलरेशन इससे n टाइम्स होगा। मतलब अगर टेंशन का रेशियो है 1:2, अगर टेंशन का रेशियो है 2, लेट मी स्पीक अगेन, अगर टेंशन का रेशियो है 2:1 तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 1:2। अगर टेंशन का रेशियो है 3:1 तो एक्सेलरेशन का होगा 1:3। अगर टेंशन का रेशियो है 5:3 तो एक्सेलरेशन का होगा 3:5। तो यहाँ पे अगर हम देखें, let us solve this problem again. Let us see how we can do it in a much faster manner. ये सब हमें करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम इसको जल्दी से करेंगे और एक बार हम इस प्रॉब्लम को समझ लें तो आगे की प्रॉब्लम भी हम उसी मेथड से जल्दी करेंगे। So if you give me some time, तो मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख देता हूँ और उसके बाद हम इसको समझेंगे कि कैसे हम जल्दी इसको कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T तो ये फोर्स लगा T, तो हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि स्ट्रिंग में 2T है तो ये फोर्स लगा 2T। बड़े कैपिटल M के ऊपर यहाँ लगा 2T, यहाँ लगा फोर्स, और स्मॉल m के ऊपर लगा T टुवर्ड्स राइट। अब देखिए इनमें जो दोनों ब्लॉक में जो स्ट्रिंग्स हैं उनके टेंशन का रेशियो है 1:2। अगर टेंशन का रेशियो है 1:2 तो एक्सेलरेशन का कितना होगा? 2:1। 2:1। तो अगर इसका एक्सेलरेशन है a तो इसका हो गया 2a। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन बनेगी m into 2a is equal to t, और इसकी बनेगी m into a is f minus 2t, so m into a is f minus 2t। सो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसमें हमें t एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, चलिए मैंने इसको ठीक कर दिया है। सो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी m into 2a is equal to t, वो ये आया। यहाँ पे मिलेगी कैपिटल M into a is f minus 2t, वो ये आया। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जिसमें t एलिमिनेट करना है। यहाँ -2t यहाँ t है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, ये 2ma हो जाएगा 4ma। अब इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दो कट जाएंगे, -2t एंड 2t कट जाएंगे, जहाँ बचेगा f, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो a कॉमन एंड विल बी गेटिंग इन द इनसाइड द ब्रैकेट कैपिटल M plus 4m। यहाँ से a कैपिटल A आ जाएगा f अपॉन टोटल कैपिटल M plus 4m, तो ये आंसर है। और इसका एक्सलेशन आ गया हमें कैपिटल A, तो इसका एक्सलेशन इसका डबल होगा, इसका डबल करेंगे तो दिस विल बी द एक्सलेशन ऑफ द सेकंड मास।
So this is how we are going to solve the problem very fast. So we don't have to write all these equations, and henceforth we are going to solve in this manner only. चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस एग्जांपल नंबर 28. ये एक सिस्टम है जिसमें ये दिया है कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट. सो अगर हम कहते हैं वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसका मतलब ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, इसका मतलब अगर राइट की तरफ 2 है तो लेफ्ट की तरफ -2 है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. सो इस एग्जांपल में ये जो ब्लॉक ए है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, but the speed is decreasing, velocity is decreasing, so there is a retardation, तो velocity इसकी कम होती जा रही है. So anyway, it is given to us कि velocity is 1 meter per second towards left and acceleration is 2 meter per second square towards right. हमें बताना है कि what is the velocity and acceleration of block. चलिए अब इसको हम देखते हैं. यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इस स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए टेंशन T होगा. मैं इसको लिख देता हूँ. तो इस वाली स्ट्रिंग में भी T होगा. तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिंग है इसमें भी T होगा, इसको भी हम T लिख देते हैं. और अब जो ये वाली वर्टिकल है इसमें भी T होगा, इसको भी T लिख देते हैं. अब इन दोनों स्ट्रिंग में अगर T है तो इस वाली स्ट्रिंग में कितना हुआ 2T, इसको हम 2T लिख देते हैं. थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं. अब इन दोनों में T है, T और T, तो इसमें कितना हुआ 2T, इसमें भी 2T और इसमें भी 2T. मैं इन दोनों को लिख देता हूँ. इस वाली में हो गया 2T और इस वाली में भी हो गया 2T. अगर फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करके शो करता तो शायद ज्यादा अच्छा होता. चलिए अब कोई बात नहीं. इसमें 2T है, इसमें 2T है, तो इस वाली में हो गया 4T. चलिए इसको 4T लिख देते हैं. तो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर हो गया 4T. अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग ब्लॉक ए से कनेक्टेड है उसमें टेंशन है 2T, जो स्ट्रिंग बी से कनेक्टेड है उसमें टेंशन है 4T. So what is the ratio of the tension? 1:2. So एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1. So ब्लॉक ए का अगर एक्सेलरेशन है होगा 2, मैं इसको 2 लिख देता हूँ. तो ब्लॉक बी का कितना होना चाहिए? 1. जो भी टेंशन का रेशियो है 1:2, 1. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग से नजर आए हमें. सो टेंशन इसमें 2T है, इसमें 4T है. रेशियो ऑफ द टेंशन इज 1:2. तो एक्सेलरेशन का रेशियो हो गया 2:1. अब एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक ए का है 2 टुवर्ड्स राइट, तो बी का कितना होगा? तो ये टुवर्ड्स राइट जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो इसका होगा 1 डाउनवर्ड्स. तो हमने इसका लिख दिया एक्सेलरेशन 1 डाउनवर्ड्स. इसी तरीके से अगर ए की वेलोसिटी है 1 टुवर्ड्स लेफ्ट तो वेलोसिटी का भी वही रेशियो होगा. एक्सेलरेशन का रेशियो 2:1, वेलोसिटी का भी 2:1 होगा. तो इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसकी होगी उसका आधा 0.5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स. So velocity of B will be 0.5 meter per second upwards. Now let us look at the next problem. So this is example number 29. इसके अंदर एक ब्लॉक है which is connected the way it is shown in the figure. A pull P is just sufficient to keep the 14 Newton block in equilibrium. तो ये जो ब्लॉक है इसका मास है 14 न्यूटन. तो इसको मैं लिख देता हूँ 14 न्यूटन is the weight of the block. So it is 14 न्यूटन. तो हमें ये बताना है कि how much find the tension in the cable connected to the ceiling. जो ऊपर सीलिंग से कनेक्टेड है केबल, ये वाली केबल है, इसमें टेंशन कितना होगा ये हमें बताना है. Now let the tension in this string be P. तो अगर इसमें P है तो बाकी स्ट्रिंग्स में कितना कितना होगा? Let us write down. इसमें P है तो इस वाली स्ट्रिंग में होगा 2P with the logic that we had discussed earlier.
और इस वाली स्ट्रिंग में 2p है तो इस वाली में कितना होगा, वो होगा 4p। और इसमें 4p है तो ऊपर वाली जो सीलिंग से कनेक्टेड है उसमें होगा 8p, इसमें होगा 8p। अब हमें ये देखना है, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस ब्लॉक का, जिसमें डाउनवर्ड है mg, इसमें 3 स्ट्रिंग कनेक्टेड है। जो राइट मोस्ट है स्ट्रिंग उसमें टेंशन है p, जो बीच वाली है उसमें है 2p, और जो लेफ्ट वाली है उसमें है 4p। सो टोटल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इज 0, टोटल फोर्स ऊपर की तरफ हो गया 4p + 2p + p 7p, सो अपवर्ड इज 7p। और डाउनवर्ड कितना है mg विच इज गिवन एज 14 न्यूटन। सो p + 2p + 4p, ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड है 14 न्यूटन। तो 7p इज 14 न्यूटन, तो p कितना हो गया, p हो गया 2 न्यूटन। फिर p की वैल्यू है 2 न्यूटन्स, और we have to find out what is the force in this string which is connected to the ceiling, that is 8p. So 2 into 8 is 16. So the tension in the cable connected to the ceiling is 16 newtons. Now this is the next example, example number 30. इसमें ये arrangement है which you can see, एक ये है mass small m, ये है mass capital M. So we have to find the acceleration of capital M. हमें इसका acceleration बताना है. Pulleys are light and strings are massless and frictionless. And friction. So now how to solve this problem? हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, स्मॉल m का जो हमने यहाँ बनाया और कैपिटल M का जो हमने यहाँ बनाया। अब जो स्मॉल m कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, मान लीजिए उसका टेंशन है T, इसमें T है तो इसमें होगा 2T, इसमें होगा 4T। सो इस जो कैपिटल M है उसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो लग रहा है T, 2T एंड 4T। इसका जो मास ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैपिटल mg, स्मॉल m के ऊपर लगेगा स्मॉल mg। अब इसमें ये देखना है, इसमें you can see that the tension here is 70, here is T, so the ratio of the tension is 7:1, so the ratio of the acceleration will be 1:7। अगर इसका acceleration A downward है तो इसका 7A upwards है। So this is important, and you want I can repeat this, let me repeat this point. अगर small m is the tension in the string connected to small m, we have taken it as T, फिर दिस इज T, ये थ्रू आउट T होगा, तो इसमें 2T होगा, ये थ्रू आउट 2T होगा, और इस वाली स्ट्रिंग में थ्रू आउट 4T होगा। तो इस स्लैब के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है टेंशन का वो है T, 2T एंड 4T। सो टोटल 7T है, ये 7T है, ये T है। टेंशन का रेशियो 7:1 है, तो एक्सलेशन का होगा 1:7। तो अगर ये A नीचे है तो 7A ऊपर होगा। इसमें कैपिटल mg डाउनवर्ड है और इसमें स्मॉल mg डाउनवर्ड है। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व। तो इसमें जो रेशियो है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें टेंशन 7:1 है तो एक्सलेशन का 1:7 क्यों होता है, इसको हम समझेंगे व्हेन वी डू द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। सो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वर्क डन बाय द स्ट्रिंग विच शुड बी 0, तो उससे ये कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा। बट अभी आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट बिकॉज अननेसेसरली दैट विल बी कंफ्यूजिंग। अभी इतना ही काफी है हमारे लिए समझना कि अगर टेंशन का रेशियो 7:1 है तो एक्सलेशन का होगा 1:7। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो होगा कैपिटल M इंटू ए, दैट इज इक्वल टू कैपिटल mg माइनस 70, तो ये आ गई। और स्मॉल m इंटू 7a, तो ये है दैट इज इक्वल टू t माइनस mg, वो ये आ गई। अब इन दो इक्वेशन में हमें t एलिमिनेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन है कैपिटल M a इज इक्वल टू कैपिटल M e माइनस 7e, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी उसको अगर सेकंड इक्वेशन को हम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 49 ma इज इक्वल टू 49 ma इज इक्वल टू 70 माइनस ये आ जाएगा माइनस 7 mg। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो दूसरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ये वाली, तो इसको हमने
7 से मल्टीप्लाई किया, सो m इंटू 7a को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49ma, t को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 और mg को करेंगे 7mg। अब इन दो इक्वेशंस जो हमारे पास आई हैं उनको ऐड करेंगे तो हमारा 70 और 70 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें अब मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कैपिटल M प्लस 49 इंटू स्मॉल m इंटू a, ये आ जाएगा इक्वल टू 70 कट जाएगा तो बचेगा कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैपिटल M माइनस 7m इंटू g। तो ये हमारा आ गई इक्वेशन। So from here now we get the answer small a will be equal to this divided by total mass, उससे ये आंसर आ गया। So this will be the explanation of the slab. Now let's look at another example, example number 13. Let me clear the drawings first. Okay, so this is example number 31. ये अरेंजमेंट है जिसके अंदर the masses of the blocks m1 m2, ये मास m1 है, ये मास m2 है। The masses of poly and thread are negligible. Find the acceleration of block m2. हमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। So how do we do that? अब इसमें देखिए साफ हमें पता लग रहा है, जो अगर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T, लेट मी राइट इट डाउन, इसमें जो फोर्स लगेगा इसमें लगेगा T अपवर्ड्स, तो इस वाले में कितना लगेगा 2T टुवर्ड्स राइट। तो अगर मैं इस वाले टेंशन को लेता हूँ T, तो ये वाला टेंशन हो जाएगा 2T। So you can just look at the ones which I have written here in red. So if so this is T and this is 2T. अब टेंशन का रेशियो है 2:1, तो एक्सीलरेशन का होगा 1:2। तो अगर इसका एक्सीलरेशन है A, तो इसका हो जाएगा 2A। अब जो इक्वेशन हमें मिलेगी, इसकी इक्वेशन मिलेगी हमें m1a is equal to t1 t, so m1a is equal to m1a is equal to 2t, so we have m1a is 2t। और इसकी हमें मिलेगी, इसमें एक और फोर्स भी लग रहा है जो होगा m2g डाउनवर्ड्स। सो इसकी जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी m2 into 2a, so m2 into 2a is m2g डाउनवर्ड्स माइनस t अपवर्ड्स, m2g माइनस t। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें t को एलिमिनेट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो हमें आंसर मिल जाएगा, विल गेट a इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी इतनी। सो दैट इज नथिंग बट the acceleration of this block, और तो इसका एक्सीलरेशन है a2 है डबल इस वाले ब्लॉक से, तो दैट इज 2a। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आ जाएगा। सो दिस विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक। लेट अस नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 32। ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर इसका मास गिवन है m, इसका है 2m, ये एंगल है 30 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। हमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। सो हियर आल्सो लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी T, तो ये T हो गया। उस केस में इसके अंदर टेंशन कितना होगा 2T, तो ये 2T हो गया। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है 2mg, इसमें लग रहा है mg, इसमें एक नॉर्मल भी लग रहा है। और अब टेंशन का रेशियो 1:2, एक्सीलरेशन का होगा 2:1। तो अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका a/2 डाउनवर्ड होगा। अब इसकी इक्वेशन हमें मिलेगी m into a which is equal to this, which is t in this direction minus mg sin theta in this direction, so t minus mg sin theta। इसकी इक्वेशन मिलेगी 2m into a/2, तो हमने यहाँ पे लिखा that is equal to 2mg minus 2t, so 2mg minus 2t। अब इन दो इक्वेशन में हम t को एलिमिनेट करेंगे।
अगर मैं हम 2 काट दें इस पूरी इक्वेशन में, ये हमारा कट रहा है, ये 2 कट रहा है, ये 2 कट रहा है और ये 2 कट रहा है। अब हम इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो t और t भी कट जाएगा, तो ma, so here so this ma plus this m into a by 2 is equal to t कट जाएगा. So anyway you can solve this और हमारा एक्सलेशन आ जाएगा 2g by 3 into 1 minus sin theta. थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे क्योंकि थीटा इज 30 डिग्री, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा. और हमने एक्सलेशन ऊपर की तरफ लिया था और वो पॉजिटिव आ रहा है, सो द एक्सलेशन इज g by 3 of the plane. अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती तो दैट मीन्स द एक्सलेशन वुड हैव बीन डाउन द प्लेन. अब देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये अप द प्लेन जाएगा या डाउन द प्लेन जाएगा, सो इसको सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा. एक्सलेशन पॉजिटिव आ गया तो द आंसर जो एज्यूम डायरेक्शन है वो ठीक है, और अगर आंसर नेगेटिव आता तो एक्सलेशन वुड हैव बीन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नाउ वी एग्जांपल नंबर 33. इसके अंदर कुछ एक कार्ट है, कार्ट में एक मैन इज सिटिंग इनसाइड द कार्ट. द मैन पुल्स हिमसेल्फ अ 30 डिग्री इंक्लाइन बाय मेथड शोन इन द फिगर. If the combined mass of man and the cart is 100 kg, ये जो मैन और कार्ट है दोनों का मिला के 100 kg मास है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये अपने आप को ऊपर पुल कर रहा है with the method that is shown in the figure, and he exerts a pull of 250 न्यूटन. तो इस रस्सी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो 250 न्यूटन है. that means the tension in the string is 250 न्यूटन्स. तो हमें बताना है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट. तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. So in this arrangement, we have to find the acceleration of the cart. The total mass of cart and man put together is 100 kg, and the force he applies on the string on the rope is 250 newtons. So we have to find what is the acceleration of the cart. So let us look at the solution. This is the, we'll first make free body diagram. If suppose the tension in the string is, this string is T, so this string is going to pull the man. If this is T, all these are T, so this will be 2T. So the force with which the cart is being pulled at this end is 2T. Then apart from that, there is mg acting downwards, normal acting this way, and the acceleration will be up the incline. So from free body diagram, if the mass of the cart and man put together is small m, then we can say that small m into a is equal to net force, which is T plus 2T minus mg sin theta. So the component of mg sin theta toward down the incline. So it will be ma is equal to 2t plus t minus mg sin theta. So when we divide this equation by m, we'll get a is equal to 3t by m minus this upon m is minus g sin theta. So we'll put the values. T is equal to 250, m is 100, g is 10, and theta is 30 degree. So on putting the values, we'll get the answer as 2.5 meter per second square. So let's look at the next example. This is example number 34, and in this example, we have an arrangement in which there are two blocks A and B. This is block A. This is block B. Their masses are m and 3m. So the mass of this block is m. The mass of this block is 3m. They are connected through light string. So this is the light string like this. One end of the string is connected to block B. And its other end is connected to fixed point S. So what this is the string, the one end is connected to B, which is going like this. The other end is fixed to this is a fixed point, it is connected over here. And when a force F is applied on block B, so on this block a force F is applied, we have to find the acceleration of block A and block B. So we have to find what are the accelerations of both the blocks, block A and block B. Now students, you can see from here, now how do we solve this? It's a very interesting problem. So let's take the tension in the string as T. If the tension in the string is T, then this will be 2T. Here also it will be 2T.
So I don't know where is the free body diagram gone. So let me just okay, no problem. There's no problem. Let me make it over here. Let's let this actually tension be T. So this tension will be 2T. Let me draw it. While explaining, let me draw it. So this tension is 2T. This will also be equal to 2T. So let me write them down here. Let it be 2T. And this one will also be 2T. So in all, let me rub this. Uh, so the total tension towards right, I can say, is equal to 40. Let me just write one particular with just one. I am able to write both. So 2T plus 2T is 4T. And in case of block B, there will be tension T towards left. This will be 2T. This will also be 2T. So T plus 2T plus 2T, total will be 5T. So tension here is equal to 5T. Now the ratio of the tension is 4:5. So the ratio of the acceleration must be 5:4. So let me take the rate of the acceleration also. So let this acceleration, these are the acceleration of block A and block B. Now the tension ratio is 4:5. So the acceleration will be 5:4. Let this be 5A. So in that case, the acceleration of the second block will be 4A. So let these be the accelerations of the two blocks. Okay, now let us see what are the equations that we are going to obtain now. For block A, it's going to be m into 5A is equal to 40. So m into 5A. So let's look at here directly. M into 5A is 40. And here 3m into 4A. So 3m into 4A is capital F minus 5t. Capital F towards right, 5t towards left. These are the two equations we have, and we have to eliminate t. So this equation I can multiply by 5. Let me write the equation here. The first equation I multiply by 5, I get 25. MA is equal to, it will be 20t. Why we are multiplying by 5? The reason is very clear to you. We have to eliminate t. And what about the second equation? Second equation we are going to multiply by 4. So already we have here 12t. 12 into 4 is 48. So we get 48 MA. This will be equal to, we are multiplying by 4. So we have 4F minus 20t. And now when we add the two equations, when we add these two equations, you can see 20t and 20t is cancelling out. It's 25 plus 48 is 73. So we get 73 MA is equal to 4F. And so from here we get A is equal to, so from here we get A is equal to 4F divided by 73M. 73M. So this is we'll get now, and this we have written here. A is equal to 4F by 73M. So what is the acceleration of A? 5A. Multiply this by 5, it will be 20 F by 73M. And what is the acceleration of block B? It is 4A. Multiply this by 4, so we get 16 F by 73M. So now let's come to example number 35. Here we have a different kind of constraint. So I'll explain that with this example. I'll repeat, these are different kind of constraints. So far we're talking about constraints
in which the blocks were connected with the help of various pulleys. Here in this case, we saw that there is a relation between the accelerations between the blocks, and now here the two bodies are in contact. There is a common surface. So here also we will see the equation of constraint. That means there will be a relation between the acceleration of the two blocks. So let's understand with this example. Find the acceleration of rod P here. This is the rod which we are calling as P, and the wedge we are calling as Q. In the arrangement shown in figure, the mass of the rod and wedge are small m and capital M respectively. So the mass of this rod is small m, and the mass of the wedge is capital M. And it is given that all the surfaces are frictionless. This angle is alpha, so we have to calculate the acceleration of the rod and we have to calculate the acceleration of the wedge. So here the rod can move only in the vertical direction. So the acceleration of the rod will be vertical. Let that be small a. And you can see that the wedge can move only in the horizontal direction, and that is towards right. So let that acceleration be capital A. So we are taking the acceleration of the rod to be small a downwards and of the wedge to be capital A towards right. So we have to find the value of these two, small a and capital A. So let us understand like this. Assume that the wedge and the rod is moved down by a distance of y. So this will be the new position of the rod. The rod now is going to be like this, and the new position of the wedge will be like this. So this is the wedge now. So let me try and draw it a little more to scale. So this is the new position of the wedge which is being shown in red. So you can see that from this figure the rod has moved down by distance y, and the wedge has moved towards right by distance x. The relation between the two is from this triangle y is equal to x tan alpha. When we differentiate by twice, we get the acceleration of the rod that is equal to small a. And when we differentiate this equation twice, tan alpha is constant, which is will come here. And when we differentiate x twice, we get the acceleration of the wedge, which is capital A. So small a is equal to capital A tan alpha. This is the equation of constraint. So this is the equation that we have to obtain. Now we'll also see after, let us complete this example first. Then we'll come to the important tips, and from there we'll see that in general, how do we write the equation of constraint in such cases. So there is a simpler way of writing the equation of constraint. We'll see that after we complete this example. तो अब इसमें हम हमारा ये इक्वेशन आ गई. अब हम इसकी एफबीडी बनाएंगे, रॉड का भी और वेज का भी, और उसके बाद इक्वेशन इसकी भी लिखेंगे. इसमें स्मॉल एम जी लगेगा, यहाँ कैपिटल एम जी लगेगा डाउनवर्ड्स. और इफ द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द वेज इज एन, तो यहाँ पे ऐसे एन लगेगा और यहाँ पे ऐसे एन लगेगा. तो इसकी जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी स्मॉल एम ए इज एम जी माइनस एन कॉस अल्फा. सो एम ए इज एम जी माइनस एन कॉस अल्फा. और इसमें वर्टिकल इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज उसमें फिर ये अननोन वेरिएबल n1 n3 आ जाएगा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. सो वी आर गोइंग टू राइट ओनली द इक्वेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिससे हमें मिलेगा कैपिटल एम इनटू कैपिटल ए, कैपिटल एम इनटू कैपिटल ए. द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन the force in the horizontal direction will be n sin alpha, n cos alpha vertical में है, n sin alpha horizontal में है. तो capital M into capital A is n sin alpha. तो ये इक्वेशन आ गई. अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो we'll get the answer. So सबसे पहले इन दोनों में हम n को एलिमिनेट करते हैं. So n sin alpha is ma जो हमने यहाँ लिखा, और n cos alpha कितना आएगा, mg minus ma. तो n cos alpha को m टाइम g minus a लिख दिया. ये बन जाएगा tan अल्फा n कटने के बाद. और यहाँ पे जो स्मॉल a है उसको हमने लिखा a tan अल्फा, स्मॉल a को हमने ये लिख दिया.
अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan alpha into mg, that is this, then tan alpha into ma tan alpha, that is ma tan square alpha, this will be equal to capital Ma. Now इस टर्म को हम टुवर्ड्स राइट ले जाएंगे, a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan square alpha, that is mg tan alpha, और जो ब्रैकेट में आया था कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan square alpha, उसे डिवाइड कर देंगे, get the value of capital A, और so this is the acceleration of the wedge towards right. वेज का जो एक्सलेशन होगा वो होगा टुवर्ड्स राइट, और जो रॉड का होगा वो डाउनवर्ड होगा, और वो जो एक्सलेशन होगा दैट इक्वल टू कैपिटल ए tan अल्फा, सो स्मॉल इज कैपिटल ए tan अल्फा, स्मॉल ए कितना आ जाएगा, ये कैपिटल ए, इसको tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दिस आंसर. So that is how we solve such problems. And now let us look at the important tip. In the above illustration, the equation of constraint is small a is equal to capital A tan alpha. तो ये वाली इक्वेशन थी, इसको कैसे लिखा जाएगा? This equation may also be developed by using the following concept. When two blocks in contact move with different accelerations, इसमें दो ब्लॉक्स हैं, जैसे अगर ये रॉड और ब्लॉक की हम बात करें, इनका अलग अलग एक्सेलरेशन है, they move with different accelerations such that contacts between them is maintained, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हमेशा मेंटेन है, तो then both have the same component of acceleration perpendicular to the contact surface. तो अब इसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशंस आएंगे उसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज along the surface, अदर इज perpendicular to surface. तो इन दोनों का एक्सेलरेशन, रॉड का भी और वेज का भी, जो कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, वो ये वाला है. इस डायरेक्शन के अलोंग वेज का भी एक्सेलरेशन और रॉड का भी एक्सेलरेशन दोनों बराबर होंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज नाउ. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. हमारा जो डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये है, रॉड के केस में ये है, और वेज के केस में भी ये है. इसमें जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स राइट है. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. सो ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल का वो ये है, एंड एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वेज का वो टुवर्ड्स राइट है, और जो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है डाउनवर्ड है. ये जो है स्मॉल ए है, और ये वाला जो है ये है कैपिटल ए. अब ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये जो डायरेक्शन होगा, और इसमें ये वाला एंगल अल्फा है, तो अलोंग ए का डायरेक्शन इधर होगा ए कॉस अल्फा, इधर होगा ए साइन अल्फा, कैपिटल ए साइन अल्फा. तो हम अब लिख सकते हैं, ये जो इसको मैं लिख देता हूँ, अलोंग द नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए साइन अल्फा. यहाँ पे मैं अल्फा नहीं लिख सकता, तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ. और ये जो स्मॉल ए है, इसका अगर हम अलोंग द, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में. जो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द नॉर्मल, उसकी वैल्यू होगी ए कॉस अल्फा. तो अब हमारे पास ये दो एक्सेलरेशन आ गए. वेज का एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल है ए साइन अल्फा, जो रॉड है उसका अलोंग द नॉर्मल है ए कॉस अल्फा. अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, सो विल गेट ए कॉस अल्फा इक्वल टू कैपिटल ए साइन अल्फा. और यहाँ से अब हम कॉस अल्फा को नीचे ले जाएंगे, तो स्मॉल ए आ जाएगा कैपिटल ए tan अल्फा, स्मॉल ए इज कैपिटल ए tan अल्फा.
स्टूडेंट ये देखने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट नहीं, ये जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो ये जो मेथड है ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द कंस्ट्रेंट, और अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक बार दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, एंड देन मे बी यू विल फाइंड। अभी एक्सप्लेन करने के कारण मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे से बताना पड़ा, लेकिन once you have a practice then there is absolutely no problem। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल के अलोंग दोनों बॉडीज का एक्सलेशन सेम होगा। रॉड का एक्सलेशन डाउनवर्ड है तो अलोंग द नॉर्मल होगा ए कॉस अल्फा, जो हमने यहाँ लिखा। वेज का एक्सलेशन कैपिटल ए टुवर्ड्स राइट है, बट अलोंग द नॉर्मल होगा ए साइन अल्फा, जो हमने यहाँ पे लिखा। हम कह रहे हैं कि नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सलेशन सेम है, तो हमने दोनों को इक्वेट किया। यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल ए tan अल्फा which is equal to so much। Now let's come to an example number 36। यहाँ पे दो वेजेस हैं 1 and 2। अब अगर हम 2 को नीचे पुश करेंगे तो क्या होगा, यू कैन सी 2 को नीचे पुश करेंगे तो 1 विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो अब इन दोनों के एक्सेलरेशंस के बीच में कंस्ट्रेंट है। अगर इट इज वेरी क्लियर कि 1 का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा, लेट दैट बी a1, और 2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, लेट दैट बी a2। सो हाउ डू वी डेवलप अ रिलेशन बिटवीन दी two accelerations? Now let's look at the solution। We know that the component of acceleration perpendicular to the contact surface will be same। So अगर हम इसकी बात करें 1 की, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, लेट मी ड्रॉ इट। इसका एक्सेलरेशन a1 टुवर्ड्स राइट है, तो अलोंग द टेंजेंट होगा a1 cos थीटा, अलोंग नॉर्मल होगा a1 sin थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a1 sin थीटा, वो किसके बराबर होगा, वो a2 cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि जो a2 है ऊपर वाले ब्लॉक का उसका कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल होगा a2 cos थीटा। तो यहाँ से मिलेगा हमें, अगर हम cos थीटा को इधर ले जाएंगे तो a2 will be equal to a1 tan theta। So that is the answer। So that's all we have for today, students, and thank you very much for watching this video।